ओके क्लास। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है। और डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ क्या है तुम्हारे पास? देखो, समझो इसको। ओम ने जब अपना लॉ दिया था और उन्होंने जो इक्वेशन दी थी, V इक्वल टू आई आर, तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे करंट हमारा इंक्रीज करेगा। और वोल्टेज और करंट की जो रेशियो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उन्होंने ये बताया एक इक्वेशन के जरिए, ये सब चीजें बता दी। ठीक। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया तो वहां पर ये समझा गया कि वहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज मिली, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वोल्टेज था, रिलैक्सेशन टाइम था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन का मास था, तो वहां पर भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट मिली। और उन फिजिकल क्वांटिटीज को ओम्स लॉ की फिजिकल क्वांटिटी जो कि रेजिस्टेंस है उससे कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाई गई। ठीक है। उस इक्वेशन को यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि वो कौन सी इक्वेशन थी और उसको किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। हालांकि इसमें थ्योरी थी नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी डेरिवेशन में थोड़ी सी थ्योरी अगर डाल देते हैं तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ। V वोल्टेज अप्लाई करा गया कहाँ पर? कंडक्टर के इंड्स पर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज स्टेब्लिश्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या हो गई? स्टेब्लिश्ड हो गई। दिस फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फील्ड जो है, ये इस फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, causing them to accelerate. However, they constantly collide with the ions in the lattice. ठीक। अब जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं तो लेटिस जो कि लेटिस क्या होता है? ये मेटल का स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आयंस होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड करते हैं, रीचिंग अ स्टेडी स्टडी एवरेज स्पीड कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कुछ देर के बाद यही इलेक्ट्रॉन एक स्टेडी वेलोसिटी को अप्रोच कर लेते हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बोलते हैं। ठीक है। और ये इक्वेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अभी प्रूफ कर चुके हैं ऊपर। द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होता है तुम्हारा वी डी इजकल टू, एक मिनट, ये होता है तुम्हारा वी डी इजकल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ। ये होती है तुम्हारी इक्वेशन। ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन है जो अभी हम लोग पढ़ चुके। फिर क्या बोल रहा है ये आगे? We know that electric current I is established drift velocity by following formula। ठीक है। और ये भी हम डेरिवेशन कर चुके हैं। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन था, I इक्वल टू एन ए ई वी डी। अब इसमें n क्या था? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। ठीक। याद होगा तुमको। ए क्या था तुम्हारे पास? एरिया था प्लेट का, सॉरी प्लेट का बोल रहा हूँ मैं, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ई क्या था? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन था। वी डी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको तुम इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इक्वेशन फर्स्ट में हमने इस वी डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है। जब वी डी की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पर आई की एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक। ये इक्वेशन हमने लिख ली। अब हमको पोटेंशियल, ये जो फार्मूला है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फार्मूला है ई, इस ई की वैल्यू इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन सेकंड मानना, इस इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। अब देखो क्या बनने वाला है यहाँ पर। आई क्या है तुम्हारे पास? आई इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर, और ई की जगह क्या रखना है? वी अपॉन एल। तो वी इंटू टाउ अपॉन एम एल हो जाने वाला है। ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे? यहाँ से हम अगर इसको इस तरीके से लिखे इस इक्वेशन को, एन ए ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल। ठीक है। और ब्रैकेट बना के यहाँ पर v लिख लेते हैं। क्लियर है? तो v इजकल टू क्या होने वाला भाई? v इजकल टू क्या लिख सकते हैं? एम एल ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये टर्म ऊपर चला जाएगा आई के पास, और एन ए ई स्क्वायर टाउ इंटू क्या हो जाएगा? आई। ठीक। अब इक्वेशन थर्ड को
इक्वेशन थर्ड होगी ना, इक्वेशन थर्ड को हम ओम्स लॉ की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो लिखोगे इक्वेशन 3 कंपेयर विद ओम्स लॉ इक्वेशन। वो क्या थी हमारे पास, v इक्वल टू आई, ठीक है। अब यहाँ पर आ v e से कैंसिल आउट हो जाएगा, आई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा समझ लो। तो r इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा एम एल अपान एन ए ई टाउ, ठीक है। अब r इसके बराबर क्यों है, क्यों रखा गया, ये तुम्हारा टर्म क्यों आया ऐसा, क्योंकि कंडक्टर में देखोगे इलेक्ट्रॉन का मास वो भी कांस्टेंट, कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर डेंसिटी बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है तुम्हारे पास एन, सॉरी ए, एरिया जो होता है कंडक्टर का वो भी तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो भी कांस्टेंट, ये क्या है रिलैक्सेशन टाइम, ये भी कांस्टेंट। तो सारी फिजिकल क्वांटिटी अगर यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं आर के बराबर। तो यहाँ पर आर की ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ क्लियर हो गया इतना, ठीक है, ये समझ में आया, यहीं तक हमको इसको प्रूव करना था, ठीक। अगर यहाँ पर आर की जगह रो की वैल्यू पूछी जाए या रो की इक्वेशन पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो भाई, रो इक्वल टू क्या होता है, या सॉरी आर का फार्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी के टर्म में, आर इक्वल टू क्या होता था, रो एल अपान ए, ठीक है, यही होता था। तो रेजिस्टिविटी क्या होती थी, रेजिस्टिविटी इसको क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं सब, रेजिस्टिविटी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, देखो एम एल अपॉन क्या लिखोगे, एन ए ई स्क्वायर टाउ बराबर क्या लिखोगे, रो एल अपॉन ए। तो एल से एल कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, रो की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, रो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एम एन ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर है बेटा, ए स्क्वायर टाउ, तो रो की वैल्यू ये बन जाएगी हमारी, ठीक है, ओके, क्लियर है भाई। तो ये डेरिवेशन था हमारा डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक है तुम्हारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, ठीक, थोड़ा ध्यान देना इस पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो टॉपिक है तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब एक बात समझो, कंडक्टर के अंदर जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, अब रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, और अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो उन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो वो तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन से या लेटिस के आयन से तेजी से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा। वही चीज वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखो इसको पढ़ लो, यहाँ पर लिखा हुआ है एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टर का, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, causes the free electrons to collide with each other and reducing their relaxation time। अब यहाँ पर देखो, जो तुम्हारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी या इक्वेशन आई थी, उसमें तुम देखोगे जो रिलैक्सेशन टाइम है ये अगर इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब तुम ये पूछोगे कि ये आर की इक्वल क्यों है, क्योंकि आर तो भाई कांस्टेंट था, तो ये सारी क्वांटिटीज भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले ही बोल दिया गया था कि एट
कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओम्स लॉ कहाँ फॉलो होता है? कंडक्टर जब कंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है तभी वो अलाउ होता है या ओबे करता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन अपोजिट है। यहाँ पर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा इलेक्ट्रॉनों के कोलाइड का वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन टू फैक्टर। देखो, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक बात तो ये है कि कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था, ठीक है। हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग होता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं, अगर वो पर यूनिट एरिया निकल रहा है रेजिस्टेंस तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो हर एक कंडक्टर का, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो नाइक्रोम हो, चाहे वो सिल्वर हो, ठीक, क्लियर है? हर एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है, ये ध्यान रखो, ठीक। तो अगर इनिशियल रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है या इनिशियल रेजिस्टेंस कम है तो चेंज इन रेजिस्टेंस या तो ज्यादा होगा या तो वो कम होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का ज्यादा है तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर के इनिशियल रेजिस्टेंस पर, ठीक है। दूसरी बात, जो टेम्परेचर का चेंज होता है, सॉरी, रेजिस्टेंस का जो चेंज होता है वो टेम्परेचर के चेंज होने पर भी डिपेंड करता है। इसलिए डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डेल्टा टी के। तो दो बातें ध्यान रखना, ठीक। चेंज इन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? कंडक्टर के इनिशियल रेजिस्टेंस पर और कंडक्टर के टेम्परेचर के चेंज होने पर, ठीक। तो यहाँ पर दो इक्वेशनें लिखी गई हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम? कंबाइन कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पर कंबाइन कर दो। तो लिखोगे यहाँ पर कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन कंबाइन करोगे तो डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगा? आर नॉट डेल्टा टी के। अब यहाँ पर आर नॉट क्या है? मैंने यहाँ पर लिख दिया इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, लिख लेना, ठीक। ये चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। तो डेल्टा आर, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे अल्फा, ठीक। अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, इतना लिख लो, क्लियर। आगे चलते हैं। अल्फा क्या है? ये प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द अल्फा जो है तुम्हारा, अल्फा, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, याद रखना, क्लियर है। अब डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर है क्या? ये चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, तो इसको लिखते हैं हम आर टी माइनस आर नॉट, ठीक। और फिर अल्फा, फिर आर नॉट, फिर डेल्टा टी क्या होता है? ये होता है टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पर तुम पूछोगे कि आर टी क्या है सर? तो आर टी होता है तुम्हारा, आर टी इक्वल टू होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर, ठीक। गिवन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या है किसी कंडक्टर का, और इनिशियल आर नॉट क्या है? ये तुम्हारे पास इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। आर नॉट क्या होता है? इनिशियल टेम्परेचर। टी क्या है? टी वो टेम्परेचर जो कंडक्टर को दिया जाए, यही गिवन टेम्परेचर होगा। क्या होगा? गिवन टेम्परेचर, इसको टी बोलते हैं। टी नॉट क्या है? ये इनिशियल टेम्परेचर होगा, इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर पर मेटल रखा हुआ है, ठीक। तो यहां से ये क्योंकि एक इक्वेशन बन जाएगी किसकी? तुम्हारे पास
टेम्परेचर की। ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की। क्लियर है? अगर इसको रेजिस्टिविटी में लिखना है तो क्या लिखोगे, रो टी माइनस रो नॉट इक्वल टू एल्फा रो नॉट टी माइनस टी। ठीक, ये इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हमको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी तो क्या करोगे भाई, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पर अगर ये अल्फा तुमको फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रो टी बराबर क्या लिखेंगे, रो नॉट को उधर ले जाओ, रो नॉट ये क्या हो जाएगा माइनस एल्फा रो नॉट टी माइनस। ठीक, अब रो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो नॉट को तुम बाहर ले लो, क्या बचा अंदर, वन माइनस एल्फा टी माइनस टी नॉट, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर अगर टी और टी नॉट इसके टर्म अपोजिट कर दो, ठीक, अगर टर्म हम अपोजिट कर देते हैं तब ये वैल्यू क्या बन के आती है, एक चीज गलत हो गई, चलो इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा गलत यहाँ पर, जब यहाँ पर वैल्यू आएगी रो नॉट तो ये प्लस का हो जाएगा शायद। ओके, चलो ये प्लस हो गया। ठीक है, फिर रो टी इस, तो रो टी अपन क्या लिख सकते हो, रो नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, वन को इधर ले आओ, तो रो टी रो नॉट माइनस वन बराबर एल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, ठीक, बराबर एल्फा टी माइनस टी नॉट। और सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर से एल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टर्म इसके नीचे आ जाएगा पूरा, यहाँ पर क्या लिखोगे, रो टी माइनस रो नॉट टी माइनस, ठीक, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। और अल्फा क्या था हमारे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर कुछ नए टर्म आए हुए हैं, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हैं, जो इस क्लास में पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारे पास है पहला टर्म है कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल जी। जैसे तुमने पढ़ा है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है, तो कंडक्टेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा और तेजी से। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। क्या होती है, ओम इनवर्स, इसको सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक, ओम इनवर्स एक यूनिट होगी और सीमेंस। ठीक है, फिर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसका अपोजिट होता है, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वन अपॉन रो लिखोगे, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन रो। रो है क्या यहाँ पर, रो होती है तुम्हारी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो इसका इनवर्स कर दोगे ओम मीटर का, तो वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर क्या बोल सकते हो, सीमेंस अपॉन मीटर। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आता है तुम्हारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की पहले हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टर, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया से, जैसे मान लो तुम्हारे पास कंडक्टर है, तो इसका कुछ एरिया होगा, इस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट फ्लो कर जाता है, ठीक है, पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर जाता है, वो क्या कहलाता है तुम्हारा, करंट डेंसिटी। और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा, तुम्हारी जो हेडिंग है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये है क्या, ये रिलेशन है एक्चुअल में, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड applied electric field on a conductor is known as
वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ओम्स लॉ है और इससे जो जो हमने टर्म निकाले थे, जिससे आई की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, वो इक्वेशन लिख देते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, आई बराबर होता था एन ई ए वी डी, ठीक, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका फार्मूला क्या होता था, वी डी इक्वल टू होता था हमारे पास ई कैपिटल ई, और ये क्या था, रिलैक्सेशन टाइम टाउ अपॉन एम, इसको इक्वेशन टू मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन वन में इक्वेशन टू की वैल्यू पुट कर दो, तो लिखोगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड पुट इन इक्वेशन, ठीक है। ये तुम यहाँ पर लिखने के बाद इसमें वैल्यू पुट करो, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ई ए, और वी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। अब यहाँ पर स्मॉल ई जो तुमको दिख रहा है, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ठीक, एन ई स्क्वायर ए, क्लियर है, ए कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। अब ए को क्या करोगे, ए को उड़ा के इसके नीचे लिए, ए को कहाँ पर ले आएंगे, आई के नीचे, तो आई अपॉन क्या लिखोगे, ए इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ठीक। अभी तुमको बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी की अपोजिट होती है। तो हम क्या माने, कंडक्टिविटी जो होती है सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन रो, ये तो लिखोगे। और रो का फार्मूला क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। रो की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो सिग्मा क्या बनेगा, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू होगा वन अपॉन एम एन ई स्क्वायर टाउ, फिर इसको अरेंज करो तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन स्मॉल, ठीक है, क्लियर, ये समझ आया। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसको इस तरीके से अरेंज करें, आई अपॉन ए बराबर एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम, तो इतना टर्म क्या बनने वाला है, ये देखो इतना टर्म, ये तो सिग्मा बन जाएगा। और आई अपॉन ए क्या होता है, यहाँ पर देखो आई अपॉन ए, ये हो जाता है तुम्हारा करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जे भी क्या होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो जे वेक्टर बराबर क्या आने वाला है हमारे पास, सिग्मा और ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तुमको इक्वेशन एक मिल जाती है, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा कैपिटल ई वेक्टर। यहाँ पर जे क्या है, ये तुम्हारे पास करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। जे क्या है तुम्हारे पास, कंडक्टिविटी, और ये है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू।